हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ जो कि पेपर नंबर 2 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इसका क्वेश्चन पेपर भी वीडियो के लास्ट में देखेंगे जो अभी रिसेंटली जून में आया हुआ था, सो दैट कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो सके या फिर आप अंडरस्टैंड कर सके कि ये जो बिजनेस लॉ है वो कितना भारी है या कितना हल्का है या इसकी तैयारी कैसे करके करनी चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं बिजनेस लॉज के बारे में। इसका पेपर नंबर 2 है और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था तो वहाँ पे 2 किताबें थी, लेकिन जो बिजनेस लॉ का जो पेपर है इसमें केवल एक ही किताब है और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है इसमें वो 7 है, मतलब टोटल 7 चैप्टर हैं इस बिजनेस लॉ में। फिर इसमें आगे जाते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। इसमें आपको थोड़ा बहुत ये दिया गया है कि लॉज क्या होता है, कानून क्या होता है, कितने तरह के कानून हैं, किस प्रकार कानून भारत में काम करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दिया हुआ है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते, ऐसे इंट्रोडक्शंस हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं और इससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टफ आते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इससे आता है जो सीधे सीधे लिखने के लिए दे दिया जाए वो आसान होता है। जैसे कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे अगर आएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखे तो वो आसान होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घुमावदार होते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्लासेस लेनी ही चाहिए। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं क्लास लेते हैं तो इनका कोई भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट सा भी क्वेश्चन भी आता है। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 तो हम लोगों ने कर लिया। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 सबसे आसान है, जिसमें कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से बहुत कम टॉपिक को कवर किया है इन्होंने, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन वारंटी और ओनरशिप और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अनपेड सेलर। पहले थोड़ा अधिक था लेकिन अभी इसमें बहुत कम कर दिया है सिलेबस। वैसे फिर भी पूरा का पूरा ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको पढ़ना है, आप ये मान के चलिए। इसके बाद जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें तो सिंपल है, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लीगल टर्म्स को पढ़ना है, जैसे कि जनरल नेचर क्या है पार्टनरशिप का, तो इसमें डेफिनेशंस हो गया, फीचर्स हो गया, राइट्स हो गए, ड्यूटीज़ हो गए, ये सब पढ़ना है। एक रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स है जिसमें एक पार्टनर के कितने राइट्स हैं, कितने ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या वो सामने वाली पार्टनर्स से ले सकता है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। रजिस्ट्रेशन एंड डिजोल्यूशन से एक क्वेश्चन रहता ही है। ये डिजोल्यूशन ऑफ फर्म का यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी चैप्टर है ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर तो हम लोगों ने देख लिया, अब 5वां, 6ठा, 7वां देखते हैं। जो 5वां चैप्टर है वो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप है, तो वही पार्टनरशिप ही है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप यानी बॉडी कॉर्पोरेट अगर पार्टनरशिप का होगा तो कैसे करके होगा, इसके बारे में पढ़ना है। और कंपनीज एक्ट में जो है ज़्यादातर यहाँ पर कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शंस है, थोड़े से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल्कुल ही नया होगा आपके लिए, आपने 11th में इसका बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। तो ये भी थोड़ा सा भारी ही है यहाँ पर, ये आसान उतना ज़्यादा नहीं है, इससे भी घुमावदार क्वेश्चन, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और उसके बाद 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो 6 हैं, जिसमें से 5 करने होते हैं, केवल एक क्वेश्चन को ही आप स्किप कर सकते हो। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहता है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वही आप देखोगे बहुत बड़ा सा है और 7 मार्क्स का है। ये जो क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको बस डिसीजन मेकिंग देना है, मतलब इसका आंसर तो वही आधा पेज में ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना है, लेकिन आंसर जो है टू द पॉइंट होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चनों में जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते भी हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉपर वे में इसका आंसर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स मिलने मुश्किल है। तो मैंने कहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, तो इससे रिलेटेड आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और इसके बाद जैसे आप देखेंगे बी पार्ट, और ये क्वेश्चन भी जो था वो कंपलसरी था। जैसे आप देखिए ये बी पार्ट है,
तो बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड था, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो कि 7 मार्क्स का था। फिर इसके बाद अगर आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन देंगे तो यहाँ आप देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो छोटा सा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, इसको बस एक्सप्लेन करना था आपको। एंड फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है उन्होंने 7 मार्क्स का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो फिर प्रैक्टिकल दिया। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये बायबैक से रिलेटेड, बायबैक मतलब कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन सब है। तो इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट से हम पीछे हटते हैं तो क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जैसे अगर आप लोगों ने बीकॉम वगैरह में बीकॉम का एग्ज़ाम या बीकॉम में पढ़ रहे होंगे या बीकॉम में भी एडमिशन लिया होगा, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लेन करने के लिए केवल क्वेश्चन आता है। लेकिन सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चन आता है लॉ का, उसमें हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे ये आप देखेंगे तो ये कंपनी का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन 7 मार्क्स का है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ भी एक एलएलपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ आपको दे रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर अगर आप देखेंगे आगे तो वो क्या है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो दे दिया है उन्होंने। जैसे 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो होते तो आसान है, मतलब लिखना कम होता है, मेहनत कम होता है, बस आपको एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है उसमें, यही है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है आसान ही है, लेकिन अगर इसके आंसर आप टू द पॉइंट लिखेंगे तभी आपको मार्क्स यहाँ पर देंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में क्या है पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन है। जैसे एम और एन होल्डिंग 70% एंड 30% शेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर दोनों डेथ कर जाते हैं तो आप बताइए कि क्या होगा इनके शेयर्स वगैरह का, कि कैसे नंबर ऑफ जो है लीगल इफेक्ट क्या होगा इसका कंपनी के ऊपर। तो परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर जैसे ये क्वेश्चन था, तो आप देखिए ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कंपनी के मेंबर मरे चाहे कुछ भी हो, इससे कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन होगा तो कम मार्क्स का होगा, लेकिन जो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन होगा तो वो ज़्यादा मार्क्स का होगा, लेकिन वहाँ पे आंसर आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये भी देखिए, ये फिर एक चौथा नंबर क्वेश्चन भी है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दे दिया है इन्होंने। इसके बाद आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये देखिए 3 मार्क्स का ही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जनरली आसान ही होगा, इसीलिए उन्होंने 3 मार्क्स का दिया हुआ है, बस देखने में बड़ा लग रहा है। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था इस बार, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। आप वीडियो को रोक के ना क्वेश्चंस वगैरह को आसानी से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये रेगुलेटरी एजेंसीज मतलब कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इसके बाद जो एक ये क्वेश्चन है ये भी सेल्स ऑफ गुड कंपनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, ऑक्शन सेल से आई थिंक क्वेश्चन था ये। इसके बाद ये देखिए ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, और कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और इन्होंने क्या किया, जानबूझ के इसको इतना बड़ा लिख दिया है ना कि अगर आप इसे देखेंगे ही तो आपको डर लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आसान है। अभी इस वीडियो में तो डिस्कस करना मतलब पॉसिबल नहीं है, केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये जैसे 7 मार्क्स का है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बस टू द पॉइंट लिखना है। जैसे जनरली बीकॉम या 11th-12th के एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो सीए के एग्जाम में ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बस आपको जो ज़रूरी बातें हैं वही लिखना होता है। जैसे फिर आप देखेंगे जैसे ये एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर, देखिए ए बी नहीं 3 पार्ट्स हैं, ए बी करके है और फिर सी करके है। तो हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे खास बात क्या है ना, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो 7 मार्क्स का है, और फिर क्वेश्चन नंबर बी में फिर एक और दिया हुआ है, तो आप ये करो चाहे ये करो, ये 6 मार्क्स का है। इसके बाद जैसे सी है तो इसमें कोई चॉइस नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये इस तरीके था। तो ये लॉ का क्वेश्चन पेपर था, ये मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा लॉ का क्वेश्चन पेपर। इसको आप ICAI की वेबसाइट से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपको बहुत सारा आइडिया लग गया होगा
कि क्या सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर कैसा करके आता है। तो क्वेश्चन पेपर आसान नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन आता है, बहुत भारी भी मैं नहीं बोलूँगा कि भारी आता है, लेकिन आप अगर पूरी अच्छे से तैयारी करके नहीं जाएंगे तो ये क्वेश्चन पेपर सब आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अगर लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।